बिहार की पॉलिटिक्स की कहानी अक्सर एक कॉम्प्लेक्स फिल्म जैसी होती है जिसमें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और टर्न्स होते हैं। इस ड्रामा के सेंटर में है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, एक लीडर जिनकी जर्नी उनके बदलते रिश्तों से डिफाइन हुई है। अगर हम पुरानी फोटोग्राफ्स देखें तो हमें एक यंग नीतीश दिखते हैं जो 1970 के दशक के जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं। एक ऐसा एरा जिसने हमें उनके ग्रेट राइवल लालू प्रसाद यादव भी दिए, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लाइफ में एक और सिग्निफिकेंट रिलेशन नरेंद्र मोदी के साथ रहा है। शुरुआत में यह दोस्ती की कहानी थी। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में नीतीश कुमार ने यूनियन मिनिस्टर के तौर पर काम किया। वह और मिस्टर मोदी तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए के अंदर एक कॉर्डियल पॉलिटिकल रिलेशन शेयर करते थे। वो एक अलग टाइम था, एक अलग पॉलिटिकल क्लाइमेट जहां अलायंस ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल लगते थे। ये शुरुआती बोनहोमी एक शेयर्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर बनी थी। वाजपेयी की लीडरशिप में एनडीए कई अलग अलग पार्टियों का एक कोएलिशन था और नीतीश कुमार जैसे लीडर इसकी सक्सेस के लिए क्रूशियल थे। उन्हें एक मॉडर्न डेवलपमेंट फोकस्ड लीडर के रूप में देखा जाता था, एक ऐसी इमेज जो बीजेपी की नेशनल एम्बिशंस को कॉम्प्लीमेंट करती थी। पीरियड के दौरान उनके इंटरेक्शन उन कलीग्स के थे जो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे थे। गहरे डिसएग्रीमेंट्स का कोई साइन नहीं था जो बाद में उनके पब्लिक एसोसिएशन को डिफाइन करने वाले थे। नीतीश कुमार सेंट्रल गवर्नमेंट में एक की फिगर थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे थे और उनके काम की अक्सर तारीफ की जाती थी। उनका पॉलिटिकल स्टैचर बढ़ा और उन्हें सिद्धांतों वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया, कोई ऐसा जो इफेक्टिवली गवर्न कर सके। इस अर्ली फेज ने उस चीज की नींव रखी जो इंडिया में सबसे ज्यादा बात की जाने वाली पॉलिटिकल सागा में से एक बनने वाली थी। हालांकि इन शुरुआती दिनों में भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के बीज शायद अनजाने में बोए जा रहे थे। नीतीश कुमार के सोशलिस्ट बैकग्राउंड, बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी हमेशा अलग थी। जबकि उन्होंने एक साथ काम किया, यह फंडामेंटल डिफरेंस सरफेस के नीचे ही रहा। कुछ समय के लिए एक गवर्नमेंट चलाने का शेयर्ड गोल इन डिफरेंसेस को दूर रखा। नीतीश कुमार ने अपने काम पर फोकस किया। बिहार में सुशासन बाबू या मिस्टर गुड गवर्नेंस के रूप में एक रेपुटेशन बनाई। उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देखा गया जो डिवाइड करने वाले इश्यूज पर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते थे। यह केयरफुली क्राफ्टेड इमेज उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल बन जाएगी और बाद में बीजेपी के नए लीडरशिप के तहत जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे ड्रामेटिकली टकराएगी। ये डॉस्टी कन्वीनियंस की थी, लेकिन यह एक ऐसी कन्वीनियंस थी जिसने एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए दोनों पार्टियों की अच्छी सेवा की। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप कोएलिशन पॉलिटिक्स का था। किसी भी एक पार्टी की डोमिनेंट पोजीशन नहीं थी, जिससे नीतीश कुमार जैसे लीडर अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो गए। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू बीजेपी के लिए एक की एली थी। कुनप्रेशन के इस पीरियड में नीतीश कुमार का प्रोमिनेंस बढ़ा, पहले नेशनल लेवल पर और फिर अपने होम स्टेट बिहार में। बीजेपी के साथ उनका रिलेशन और एक्सटेंशन में नरेंद्र मोदी जैसे उसके लीडर्स के साथ एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी थी। ये एक पार्टनरशिप थी जिसने उन्हें बिहार में लालू प्रसाद यादव के लंबे समय से चले आ रहे शासन को चैलेंज करने की परमिशन दी। ये शुरुआती दोस्ती इसलिए सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि डीपली पॉलिटिकल थी, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस जो बिहार की डेस्टिनी को फिर से शेप देगा और समय के साथ पूरे देश का ध्यान खींचेगा। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के रिलेशन में टर्निंग पॉइंट 2002 के गुजरात दंगों के बाद आया, जबकि घटना के बाद कई सालों तक अलायंस जारी रहा। एक विजिबल स्ट्रेन दिखाई देने लगा। नीतीश कुमार, जिन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर एक सेक्युलर और इंक्लूसिव लीडर होने की इमेज पर बनाया था, उन्हें मिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के ब्रांड से जुड़ना इंक्रीजिंगली मुश्किल लगा।
वाजपेयी एरा की कॉर्डियलिटी फेड होने लगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर नेशनल लीडरशिप शिफ्ट होने लगी। दोनों लीडर्स के बीच हमेशा से मौजूद आइडियोलॉजिकल खटास चौड़ी होने लगी, इतनी बड़ी हो गई कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये एक स्लो बर्निंग फायर थी जो आखिरकार पूरे अलायंस को कंज्यूम कर लेगी, एक ड्रामेटिक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट करेगी। ये सुलगता छाव आखिरकार 2013 में उबाल पाड़ा, जब बीजेपी ने ऑफिशियली नरेंद्र मोदी को आने वाले 2014 के जनरल इलेक्शन के लिए अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट अनाउंस किया, तो नीतीश कुमार ने एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि मिस्टर मोदी के नेतृत्व वाले अलायंस का हिस्सा नहीं हो सकती, प्रिंसिपल्स के कॉन्फ्लिक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच 17 साल पुराने अलायंस को टूट दिया। समाई ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल था। नीतीश कुमार ने अकेले जाने का फैसला किया, ये मानते हुए कि गुड गवर्नेंस के लिए उनकी क्रेडेंशियल्स लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए काफी होंगी। ये मिस्टर मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के लिए एक सीधा चैलेंज था और एक क्लियर स्टेटमेंट था कि वह अपनी सेक्युलर इमेज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्ती ऑफिशियली खत्म हो गई थी, खुले पॉलिटिकल दुश्मनी का एक दौर शुरू हो गया था। इस फैसले के परिणाम नीतीश कुमार के लिए गंभीर थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के लिए सपोर्ट की एक लहर पूरे देश में फैल गई, जिसमें बिहार भी शामिल था। नीतीश कुमार की जेडीयू तबाह हो गई, केवल 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी ने दूसरी ओर राज्य में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। परिणाम वोटर्स की ओर से एक क्लियर मैसेज था और नीतीश के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक। उन्होंने पब्लिक मूड को गलत समझा था और अपने पूर्व सहयोगी की अपील को कम करके आंका था। जिस व्यक्ति से उन्होंने संबंध तोड़े थे वह अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और वह एक पॉलिटिकली वल्नरेबल पोजीशन में रह गए थे। महान विभाजन ने न केवल एक दोस्ती को खत्म किया था बल्कि उनके अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल को भी खतरा पैदा कर दिया था, जिससे उन्हें अपनी पूरी स्ट्रेटजी पर फिर से विचार करने के हराने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुश्मनी के इस पीरियड में तीखे पॉलिटिकल अटैक्स देखे गए। दोनों लीडर्स ने पब्लिक रैलीज और स्पीच में एक दूसरे की आलोचना करने से परहेज नहीं किया। नीतीश कुमार अक्सर मिस्टर मोदी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठाते थे, जबकि बीजेपी नीतीश के अलायंस तोड़ने के फैसले को पॉलिटिकल अवसरवाद और अहंकार का एक कार्य बताती थी। नैरेटिव कलीग्स के एक साथ काम करने से बदलकर बिहार में पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए लड़ने वाले कड़वे प्रतिद्वंद्वियों में बंसार और बावल गई उनके बीच कभी जो पर्सनल तालमेल था वह एक ठंडी और फॉर्मल दूरी से बदल गया। इस पब्लिक फॉलआउट ने दिखाया कि कैसे पर्सनल कन्विक्शन और पॉलिटिकल एम्बिशन टकरा सकते हैं, जिससे लंबे समय के सहयोगी भारतीय राजनीति के बहादुर बन जाते हैं। कहानी अब दोस्ती के बारे में नहीं थी, यह शक्ति और विचारधारा के लिए एक हाई स्टेक लड़ाई के बारे में थी। 2014 के चुनाव में हार के बाद पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना करते हुए नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने अपने सबसे पुराने और सबसे कट्टर प्रतिद्वंद्वी लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। दशकों से नीतीश की पॉलिटिक्स लालू के जंगल राज के विरोध से परिभाषित थी, लेकिन अब कॉमन दुश्मन नरेंद्र मोदी और बीजेपी थे। 2015 में उन्होंने बिहार असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए महागठबंधन या ग्रैंड अलायंस बनाया। यह अलायंस एक बड़ा पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट था जो बिहार की पॉलिटिक्स के 2 विपरीत ध्रुवों को एक साथ ला रहा था। यह आवश्यकता से जन्मा एक कदम था, शक्तिशाली बीजेपी मशीनरी का मुकाबला करने के लिए एक सर्वाइवल टैक्टिक। लक्ष्य सिंपल था, मोदी लहर को बिहार जीतने से रोकना।
पुराने दोस्त की जगह एक नए पार्टनरशिप में पुराने दुश्मन ने ले ली थी। स्ट्रेटजी ने कमाल कर दिया। महागठबंधन ने 2015 के बिहार असेंबली इलेक्शन में एक बड़ी जीत हासिल की, बीजेपी को निर्णायक रूप से हराया। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के रूप में वापस लौटे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के सपोर्ट से, जिसने उनकी अपनी पार्टी से ज्यादा सीटें जीती थीं। लगभग 18 महीनों तक इस अनलाइकली अलायंस ने बिहार पर शासन किया। हालांकि पार्टनरशिप हमेशा तनाव से भरी रही। लालू के परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का साया मांडरा रहा था। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति को अपनी इमेज को अपने नए सहयोगियों से घिरे विवादों से मिलाना इंक्रीजिंगली मुश्किल लगा। अलायंस के अंतर्निहित विरोधाभास सामने आने लगे, जिससे उनके नेतृत्व और उनके विवेक पर भारी दबाव पड़ा। फिर एक और चौंकाने वाला उलटफेर हुआ। 2017 में भ्रष्टाचार पर अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने ग्रैंड अलायंस तोड़ दिया। कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और तुरंत एक नई सरकार बनाई, इस बार बीजेपी के साथ फिर से अलायंस में। दुश्मन एक बार फिर दोस्त बन गया था। वह एनडीए में वापस आ गए, वही कोएलिशन जिसे उन्होंने 2013 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर छोड़ दिया था। इस कदम ने देश को चौंका दिया और उनके आलोचकों से उन्हें पलटू राम का निकनेम मिला। उन्होंने अपने फैसले को ये कहकर जायज़ ठहराया कि वह अपने सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन कई लोगों के लिए इसे सत्ता में बने रहने के लिए पॉलिटिकल अवसरवाद का शुद्ध कार्य माना गया। मिस्टर मोदी के साथ दोस्ती और दुश्मनी का चक्र पूरा हो गया था। अलायंस का ये डांस जारी रहा। बीजेपी के साथ कुछ सालों तक शासन करने के बाद नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एक और स्विच किया। उन्होंने एक बार फिर एनडीए छोड़ दिया और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए। बीजेपी द्वारा टी पार्टी को कमजोर करने के प्रयासों का हवाला देते हुए, लेकिन यह पुनर्मिलन भी अल्पकालिक था। जनवरी 2024 में नेशनल इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने 5वीं बार पक्ष बदला, एनडीए और नरेंद्र मोदी के खेमे में लौट आए। हर फ्लिप फ्लॉप को बिहार के सर्वोत्तम हित में एक कदम के रूप में समझाया गया, लेकिन इसने एक ऐसे नेता की इमेज बनाई जो वैचारिक दृढ़ विश्वास के बजाय पॉलिटिकल कैलकुलेशन से प्रेरित था। ये लगातार बैड लव उनकी पॉलिटिक्स की परिभाषित विशेषता बन गया था, जिससे हर अलायंस अस्थाई और हर वादा सशर्त लगता है। नीतीश कुमार की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी खासकर नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ 2 लीडर्स की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये बिहार की पॉलिटिक्स की ही कहानी है। हर बार जब नीतीश कुमार ने पक्ष बदला है तो उन्होंने राज्य के पॉलिटिकल लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल दिया है। उनके फैसलों से सरकारों का पतन हुआ है और नए अक्सर वैचारिक रूप से विरोधी कोalition का गठन हुआ है। इसने बिहार को परपेचुअल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की स्थिति में रखा है, जबकि वह इन सभी बदलावों के बावजूद चीफ मिनिस्टर बने रहने में कामयाब रही हैं। इस लगातार अस्थिरता ने राज्य के लॉन्ग टर्म गवर्नेंस और डेवलपमेंट के बारे में सवाल उठाए हैं। फोकस अक्सर पॉलिसी और प्रोग्रेस से हटकर पॉलिटिकल सर्वाइवल और पावर इक्वेशंस पर चला जाता है। बदलती अलायंस की इस विरासत ने बिहार में एक अनोखी पॉलिटिकल डायनामिक बनाई है। राज्य की पॉलिटिक्स 3 ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती है, बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी। नीतीश कुमार ने खुद को क्रूशियल बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में स्थापित किया है। वह किंग मेकर जो अपनी पसंद के किसी भी पक्ष के पक्ष में तराजू को झुका सकता है। इसने उन्हें इमेंस बार्गेनिंग पावर दी है, जिससे उन्हें अपनी पार्टी की घटती सीटों की संख्या के बावजूद टॉप पोस्ट पर बने रहने की परमिशन मिलती है। हालांकि इसने वोटर्स और
पॉलिटिकल पार्टनर्स के बीच भी विश्वास को खत्म कर दिया है। उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनकी सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी है। ये उन्हें रिलेवेंट रखती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उनके साथ कोई भी अलायंस कभी भी वास्तव में स्टेबल या परमानेंट नहीं माना जा सकता है। भविष्य की ओर देखते हुए, खासकर 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन को देखते हुए बड़ा सवाल बना हुआ है, ये लेटेस्ट दोस्ती कब तक चलेगी। आज 25 अगस्त 2025 को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक बार फिर सहयोगी हैं। एनडीए के भीतर एक साथ काम कर रहे हैं। पब्लिकली वे एकता और शेयर्ड पर्पस की एक इमेज पेश करते हैं। हालांकि उनके इतिहास को देखते हुए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर संशय में हैं। यह रिलेशन किसी गहरी जड़ वाले विश्वास या वैचारिक संरेखण के बजाय वर्तमान पॉलिटिकल जरूरतों पर ज्यादा आधारित लगता है। उनके अतीत की कहानी बताती है कि कोई भी असहमति पॉलिटिकल हवाओं में कोई भी बैड लव दिल के एक और बैड लव को ट्रिगर कर सकता है। बिहार के नागरिक देखते और सोचते रहते हैं, ये जानते हुए कि उनके राज्य का भाग्य इस कॉम्प्लेक्स और हमेशा बदलते पॉलिटिकल ड्रामा से जुड़ा है। अंततः नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कहानी मॉडर्न पॉलिटिक्स की प्रकृति पर एक शक्तिशाली सबक है। ये दिखाता है कि सत्ता की खोज में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। नीतीश कुमार के लिए वह हित लगातार बिहार में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी रही है। उनकी यात्रा यू टर्न से भरी ने बिहार की पॉलिटिक्स को देश की सबसे आकर्षक और अनप्रेडिक्टेबल में से एक बना दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जो सामने आ रही है जिससे हर कोई अनुमान लगा रहा है कि अगला चैप्टर 2 लीडर्स और बिहार के लाखों लोगों के लिए क्या लाएगा, जिनके जीवन उनके पॉलिटिकल डांस से आकार लेते हैं।